देखते हैं? मीडिया का पक्षपातपूर्ण रवैये के बारे में आप क्या कहना चाहते हैं? देखिए, पक्षपात तो हमारे समाज की एक ऐसी कड़ी सच्चाई है, जिस सच्चाई को हम नकार नहीं सकते। वो सोशल मीडिया में भी है, वो मीडिया में भी है, वो स्कूल में भी है, कॉलेज में भी है, मोहल्ले में भी है, दफ्तर में भी है, फैक्ट्री में भी है, प्राइवेट सेक्टर में भी है, पब्लिक सेक्टर में, हर जगह वो फेस करना पड़ता है। लेकिन फिर भी उसकी काट हमारे पास यही है कि हम बहुजन प्रेरणा स्रोतों को आगे करके, उनसे प्रेरित होकर के, उनके साहित्य को पढ़ करके आगे रखें। और निश्चित रूप से हमारा जो उद्देश्य है, जो पंचशील पर आधारित समाज बनाने का है, वो समाज निश्चित रूप से को लेके चलें, चाहे समतामूलक समाज बनाने को लेकर चलें, चाहे जेंडर डिस्क्रिमिनेशन की बात करें, चाहे फेमिनिज्म की बात करें। जितने भी जो व्यक्ति को इकाई मानते हुए पूरी दुनिया के अंदर दर्शन है, जिन दर्शनों ने आधुनिकीकरण, वेस्टर्नाइजेशन और इंडस्ट्रियलाइजेशन का समर्थन किया और इनसे उपजी हुई बुराइयों को भी नियंत्रित करने का प्रयास किया, वो सब बुद्ध के दर्शन में पहले से ही समाहित हैं। तो निश्चित रूप से एक ऐसा जवाब हमारे पास तैयार जवाब है, एक तैयार दवाई है उन सब विकारों की, उन सब विचलनों की, उन सब शिकायतों की, जो शिकायतें मानव इतिहास के अंदर मानव को समय समय पर परेशान करती आई है, कचोटती आई है। तो एक अनुशासित जीवन प्रणाली जिसका सब जगह स्वागत किया जाता है। कुछ दिनों पहले खुशवंत सिंह जी से पूछा था लोगों ने कि अगर आप कोई धर्म ग्रहण करना चाहेंगे तो कौन सा होगा, तो उन्होंने साफ साफ उत्तर दिया था कि अगर चॉइस की बात है तो दुनिया के 10 में से 9 लोग यही जवाब देंगे कि हमको बुद्ध का दर्शन पसंद है। बात दूसरी है कि वो पूर्वाग्रहों से ग्रस्त होंगे। लेकिन निश्चित रूप से अगर उनको इच्छा पर छोड़ दिया जाए, क्योंकि बुद्ध के अंदर ऐसा है ही नहीं। कौन आदमी है जो लोकतंत्र का विरोध करेगा? सबको लोकतंत्र चाहिए। कौन आदमी है जो ज्ञान का विरोध करेगा? विज्ञान सबको चाहिए। वैज्ञानिक जो टूल्स हैं उन सबको यूज कर रहे हैं। कौन आज शांति की प्रासंगिकता को नकार सकता है? कोई नहीं नकार सकता। हर आदमी को शांति चाहिए। कौन आदमी है जो लिंग भेद से परेशान नहीं है? हर घर के अंदर वो बात दूसरी है कि लोग बहू को नहीं देते समानता, लेकिन बेटी को समानता तो देने लगे। ऐसा देश जो बहुत ज्यादा पिछड़ा हुआ हो, जिसकी मानसिकता बहुत पक्षपातपूर्ण रही है, उसने बेटियों को आज पसंद करना शुरू कर दिया, उनको समानता देनी शुरू कर दी, तो आगे चल करके बहुओं को भी समानता मिलेगी। वो सारे विकार, वो सारी समस्याएं जिनको बुद्ध ने शुरू किया था और ये देखा था कि आगे चल करके भी ये समाज को और विश्व को परेशान करेंगी, तो उनका एक जवाब मध्यम मार्ग के साथ, अष्टांग मार्ग के साथ, पंचशील के साथ वो जवाब पहले से तैयार करके दिया। और वो न सिर्फ व्यक्ति के जीवन के लिए, उसके स्वास्थ्य के लिए, उसके भविष्य के लिए, उसके निर्माण के लिए, उसके आर्थिक निर्माण के लिए, उसके राजनीतिक निर्माण के लिए, सभी सवालों का जवाब मैं जब पढ़ता हूँ बौद्ध साहित्य, तो निश्चित रूप से लगता है कि हजारों हजारों साल तक इसकी प्रासंगिकता इसलिए नहीं खत्म हो सकती, बौद्ध साहित्य की और बौद्धों के उपदेशों की, बुद्ध के उपदेश की, क्योंकि उसके अंदर जो समय का वो है, पूरी तरह से वो बताया गया है कि समय कोई भी आएगा, मध्यम मार्ग की प्रासंगिकता खत्म नहीं हो सकती, वैज्ञानिकता की प्रासंगिकता खत्म नहीं हो सकती। आपके जो व्यक्तित्व का विकास होना है वो होना चाहिए, और उसके साथ साथ समाज का भी विकास होना चाहिए, विश्व का भी विकास होना चाहिए। ये दुनिया संघर्ष चाहिए, लेकिन संघर्ष आपस में नहीं, हिंसा के साथ संघर्ष नहीं। वो संघर्ष व्यक्तित्व के विकास के लिए हो, विज्ञान के विकास के लिए हो, नैतिकता के विकास के लिए हो, तो वो रचनात्मक संघर्ष है। और ऐसा संघर्ष जिसके अंदर एक व्यक्ति दूसरे के व्यक्ति के साथ अपराध करता है, उसके अधिकारों का हनन करता है, तो ऐसा संघर्ष बुद्ध के धर्म के अंदर नहीं है। शांति का संदेश है और शांति किसी को बुरी नहीं लगती। तो खुशवंत सिंह जी ने जो बात कही थी, वो बात आज 9 क्या, मैं तो कहूँगा 9.5 लोगों के बीच है, क्योंकि मैंने आतंकवादियों के भी बहुत इंटरव्यू लिए, बहुत इंट्रोगेशन किया आतंकवादियों के साथ। उनका भी सपना यही था कि वो अपने बच्चों के लिए एक ऐसी दुनिया चाहते हैं जिस दुनिया के अंदर उनके बच्चे समय से स्कूल जाए, शांति से उनके बुजुर्ग आराम करें, उनके घर के अंदर शांति बनी रहे, वो ऐसी जगह रहें, उनकी चारों तरफ ऐसा माहौल हो जहाँ पे अपराध ना हो, हिंसा ना हो। इतने बड़े हिंसक जो बम चलाते हैं, उनका भी सपना एक शांतिपूर्ण, एक शांतिपूर्ण समाज है, एक शांतिपूर्ण घर है, एक शांतिपूर्ण वातावरण है। तो शांति की जो प्रासंगिकता है, जो उसका पूरी तरह से प्रासंगिकता कभी खत्म नहीं हो सकती। वो बात दूसरी है, कभी कभी युद्ध लड़ना पड़ता है, कभी कभी
संघर्ष करना पड़ता है, जवाब देना पड़ता है, लेकिन शांति सर्वोपरि है, नैतिकता सर्वोपरि है। मध्यम मार्ग के बिना संसार नहीं चल सकता। डॉक्टर साहब, आप जो है हम आपको सैल्यूट करना चाहते हैं। आप जो सेवा दे रहे हैं, प्रशासनिक सेवा जो दे रहे हैं पुलिस प्रशासन में, उसके बावजूद भी हम देखते हैं कि आप कहीं न कहीं लोगों को सामाजिक रूप से अवेयर करने के लिए आप सामने आते हैं। ऐसा क्या कारण है कि जो अन्य अधिकारी जो आपकी जैसी पोस्ट में पहुँच जाते हैं और पे बैक टू सोसाइटी भी नहीं करते हैं, लोगों को वैचारिक रूप से मार्गदर्शन भी नहीं करते हैं, लेकिन आप हमेशा, मैं देखता हूँ, खुलकर हम जैसे युवाओं को, देश के युवाओं को सही मार्गदर्शन देते हैं। कई बार मैं भी बहुत भावुक हो जाता था, मैं भी फेसबुक में, सोशल मीडिया में लिखता था तो बहुत ऐसी पोस्ट लिख देता था। आज जब मैं देखता हूँ, लेकिन कहीं न कहीं यदि आज मैं सही दिशा में आया हूँ, तो आप मेरे मार्गदर्शक के रूप में हैं। आपकी पोस्ट पढ़ा तो मुझे ऐसा लगता है, तो सिर्फ़ एक मैं उदाहरण हूँ, ऐसे हज़ारों लोग हो गए होंगे। तो हम तो आपको सैल्यूट करना चाहते हैं, आपको इस चैनल के माध्यम से। लेकिन उन अधिकारियों को क्या मैसेज देना चाहते हैं जो बाबा साहब को या महापुरुषों को भूल गए? देखिए, अधिकारियों और युवाओं की मैं जब बात करता हूँ तो मैं उनको बहुत ही किसी को नकारता नहीं हूँ और ना किसी को कड़वी बात कहता हूँ। साफ-साफ है कि हम जब पलायनवाद की तरफ चलेंगे, तो पलायनवादी जो हमारे साथी लोग थे वो स्टूडेंट लाइफ में भी वो ये सोचते थे कि अभी हम स्टूडेंट हैं, हमारे पास कुछ नहीं है। और जब नौकरी में ऐसे लोग आते हैं तो नौकरी में कहते हैं हम सर्विस कंडक्ट रूल से बंधे हुए हैं, हुँ, और जब वो लोग रिटायर हो जाएँगे तो कहेंगे अब हमारे पास कुछ नहीं है। ये पलायनवाद है। जी। और अगर जुनून है, हम कहते हैं हम गलत बात करने के लिए कभी नहीं कहते। आप गलत प्रेरणा मत दीजिए। गलत प्रेरणा से युवाओं का नुकसान होगा, अधिकारियों, कर्मचारियों को नुकसान होगा। हमने आज तक कभी कोई बात ऐसी नहीं कही जो सर्विस कंडक्ट रूल्स के खिलाफ। वजह क्या है कि हम बुद्ध के मानने वाले हैं। हम शांति के खिलाफ नहीं जा सकते। हम डॉक्टर अम्बेडकर के मानने वाले हैं। हम कानून के खिलाफ क्यों जाएँगे? जी। हम ज्योतिबा फुले, सावित्रीबाई फुले की संतान हैं। हम जो बात कहेंगे शिक्षा के माध्यम से कहेंगे, और उस आधार पर रिवॉल्यूशन जो उन्होंने किया, वो सफल रहा। बहुत से हमारे युवा साथी सोचते हैं, कहीं कोई गाली दे करके, कहीं कोई किसी का विद्रोही भाषा बोल करके, किसी को अपमानित करके, किसी से तेज बोल करके, जिन्होंने बौद्ध धर्म का सही मायने से अध्ययन नहीं किया है, वो लोग कई बार अपराध करके, पथराव करके, जेल जाकर, जेल भिजवा करके ये सिद्ध करना चाहते हैं कि हम हितैषी हैं, एक कौम के, एक समाज के। लेकिन ये जो हित है, ये हित वहनीय नहीं है, सस्टेनेबल नहीं है। सस्टेनेबल बुद्ध का मार्ग है, सस्टेनेबल बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर का मार्ग है। वहनीय विकास होगा तो ज्योतिबा फुले के दर्शन पे शिक्षा के द्वारा होगा, और जो स्थायी विकास होगा, स्थायी परिणाम लेकर के आएगा। ये परिणाम स्थायी नहीं है कि हमने एक समस्या को दूर करने के लिए, जिस समस्या से हम परेशान थे, हमने दूसरी समस्या और खड़ी कर दी पथराव कर। तो मैं उन अधिकारियों से, जो अधिकारी डरते हैं इस बात से कि अगर हमने बुद्ध के बारे में कुछ कह दिया, संविधान के बारे में कुछ कह दिया, या हमने ज्योतिबा फुले के बारे में कुछ कह दिया, या अम्बेडकर जयंती चले गए, हमारा नुकसान हो जाएगा। ऐसा नहीं है, नुकसान कोई नहीं होगा। ये कोई गैर कानूनी चीज नहीं है। कहीं सीआरपीसी, आईपीसी में या सर्विस कंडक्ट रूल्स में नहीं लिखा हुआ कि डॉक्टर अम्बेडकर से प्रेरणा नहीं ली जानी चाहिए, बुद्ध से प्रेरणा नहीं ली जानी चाहिए। ज्योतिबा फुले शिक्षा की बात कर रहे हैं, उनके कार्यक्रम में जाने में क्या दिक्कत है? और जो हमारा पीआर वर्क है, जो हम पब्लिक रिलेशंस बढ़ाते हैं, जनता की हम बात सुनते हैं, अगर सम्राट अशोक के आदर्शों पर हम चलते हैं, तो इसलिए चलते हैं कि हमने बौद्ध दर्शन का अध्ययन किया है। और वो सम्राट अशोक का जो दर्शन है, वो अधिकारियों के लिए बहुत बड़ी चीज है, बहुत बड़ा हल है वो, जनता के निकट आने का, व्यवसाय को ठीक से करने का। जब सम्राट अशोक छठे अभिलेख में कहता है कि मैं हर जगह, हर समय अपनी जनता की समस्याओं को सुनने के लिए तैयार हूँ, और मेरे दफ्तर में जब आप इस तरह के अभिलेख लिखे हुए सम्राट अशोक के लोग देखते थे, तो वो मेरे दफ्तर में घुसने से पहले संकोच को और भय को त्याग देते थे, जी, जी। और ये जानते थे कि ये अधिकारी जनता के हित के लिए, जनता की समस्या को हल करने के लिए बैठा है। तो बात ये, पुलिस कप्तान, मेरे अधिकारी हर जगह और दुष्कान नहीं होती, ये ठीक मेरे लिए वैसा ही है जैसे कि आराम करना। ये चीजें एक संदेश देती हैं, और वो 24 घंटे के अंदर पूरे क्षेत्र में चली जाती हैं कि हाँ, अधिकारी हमारी बात सुनने को तैयार है। जब आप बात सुनेंगे, और निश्चित रूप से आप किसी भी पद पर हों, आपको डंडा गोली चलाने की कम आवश्यकता पड़ेगी। आपकी प्रेजेंस से ही, आपके उपस्थिति मात्र से ही चीजें नियंत्रित होने लगती हैं। एक पुलिस अधिकारी की हैसियत से मैंने ये महसूस किया है
कि बहुत बार जहाँ पर गोली चलाई जा सकती थी वहाँ हमारे सिर्फ मौजूदगी से, समझाने से लोग मान गए। आप देख रहे हैं WLBS न्यूज। चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें।